Hello students, welcome back to my YouTube channel Happy Learning Science. So students, in this video we will talk about the chapter number 6 life processes of class 10th. Students, इस वीडियो में हम NCERT बुक की एक एक लाइन एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन दैट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव, कि अ, कि हमारे पास क्या डिफरेंस है एक लिविंग थिंग में और एक नॉन लिविंग थिंग में। If we see a dog running or a cow chewing the cud or a man shouting loudly on the street, कि अगर एक डॉग भाग रहा है या फिर एक मैन है जो ऊंची ऊंची लाउडली बहुत ही ऊंची गली में चीख रहा है, वी नो दैट दीज थिंग्स आर लिविंग बींग्स, कि ये सारे लिविंग बींग्स हैं जो ये काम कर रहे हैं। ये काम इसी तरह से कर रहे हैं ना कि ये वाले काम लिविंग थिंग्स ही कर सकती हैं। What if the dog or the cow or the man were asleep, कि अगर ये डॉग है, काउ है और द मैन है, ये सो रहे होते, वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव, बट हाउ डिड वी नो दैट। पर अगर ये तीनों सो रहे हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये लिविंग है, क्योंकि ये तो कोई काम नहीं कर रहे। वी सी देम ब्रीदिंग एंड वी नो दैट दे आर अलाइव, हम इन्हें सांस लेते हुए देख रहे हैं और हम कह रहे हैं कि वो ज़िंदा हैं। तो अगर हम इस बात से ये कहते हैं कि सांस लेने वाले जो जीव जंतु हैं वो लिविंग हैं, तो प्लांट्स का क्या, तो प्लांट्स तो नॉन लिविंग हुए। बट नहीं, हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव, तो हमें ये कैसे पता चलता है कि प्लांट्स भी जिंदा हैं। वी सी दैम ग्रीन, सम ऑफ अस विल से, तो अ, हम कुछ कुछ कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम उन्हें ग्रीन देखते हैं, वो हरे होते हैं। बट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर अदर देन ग्रीन, पर उन पौधों का क्या जो ग्रीन नहीं है, तो क्या वो नॉन लिविंग है? नो, दे ग्रो ओवर द टाइम, सो वी नो दैट दे आर अलाइव, तो हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत ही देर लगाते हैं ग्रो होने में, तो वो ज़िंदा हैं। सम विल से, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि वो ग्रो करते हैं। इन अदर वर्ड्स वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, हम ये भी कह सकते हैं कि वो कभी कभी सम सॉर्ट मतलब थोड़ी मूवमेंट भी करते हैं, आइदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट, कि जब वो बड़े होते हैं तो वो थोड़ी बहुत मूवमेंट करते हैं। एज द कॉमन एविडेंस फॉर फॉर बीइंग अलाइव, कि यही एक कारण हो सकता है उनके ज़िंदा रहने का। बट अ प्लांट दैट इज़ नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव, तो क्या ऐसा प्लांट जो बढ़ रहा है पर हमें दिख नहीं रहा कि ये बढ़ रहा है, कि उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो क्या हम उसे भी ज़िंदा कहेंगे? एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट द विजिबल मूवमेंट, और सम ऐसे एनिमल्स भी हैं जो मूवमेंट तो करते हैं बट बहुत कम मूवमेंट करते हैं और सांस लेते हैं, तो क्या ऐसे एनिमल्स को भी हम कहेंगे कि वो ज़िंदा हैं? सो यूजिंग द विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज़ नॉट इनफ, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो ऐसी मूवमेंट है कि हमें दिख रही है, मतलब वो ऐसी मूवमेंट जो हमें दिख रही है वो लाइफ को करेक्टरिस्टिक बताने में इनफ नहीं है, कि हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई लिविंग थिंग है तो उसमें मूवमेंट होगी, मूवमेंट भी विजिबल जो हमें दिख रही है। नहीं, जिस भी किसी ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट है बट वो हमें दिख नहीं रही, वो भी लिविंग है। तो इस अगले पैराग्राफ में हम पढ़ते हैं कि मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी विजिबल टू द नेक्ड आई मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि मूवमेंट्स हैं जो बहुत स्मॉल स्केल पे होती हैं वो हमें इनविजिबल होती हैं, जो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। नेक्ड आई मतलब कि हम विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते। सो फॉर एग्जाम्पल, इज़ दिस इनविजिबल मॉलिक्यूल मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ, कि जो हमारी बॉडी में ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जो इनविजिबल हैं, जो हमें दिखाई भी नहीं देती, क्या वो ज़रूरी है
इफ़ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट दे विल से द येस। अगर हम किसी बायोलॉजिस्ट को पूछेंगे ये क्वेश्चन कि ऐसी मोमेंट्स नेसेसरी हैं लाइफ के लिए, तो वो क्या कहेगा, यस, वो कहेगा यस, ज़रूरी हैं। इन फैक्ट द वायरसेस डू नॉट शो द एनी मॉलिकुलर मूवमेंट इन दैम। जो वायरस होते हैं, आपने पढ़ा होगा वायरस के बारे में, वो कोई मूवमेंट वो कोई मूवमेंट ही नहीं दिखाते अपने अपने आप में, अनटिल दे इन्फेक्ट सम सेल, जब तक वो किसी सेल को इन्फेक्ट नहीं कर देते। जब तक वो किसी सेल को इन्फेक्ट नहीं करते तब तक वो कोई मूवमेंट नहीं दिखाते। एंड दिस इज़ पार्टली वाई देयर इज़ कंट्रोवर्सी अबाउट वैदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। तो इस बात की भी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि जो वायरस हैं वो लिविंग है या नॉन लिविंग, क्योंकि हम कहते हैं कि वायरस कोई मूवमेंट नहीं करता, अपने आप से कोई मूवमेंट नहीं करता। जब वो किसी सेल को इन्फेक्ट कर देता है तब उस वो मूवमेंट करता है। जब तो वो सेल को इन्फेक्ट करता है तब हम उसे लिविंग कहते हैं। जब वो कोई मूवमेंट नहीं करता, किसी सेल को इन्फेक्ट नहीं करता, तब हम उसे नॉन लिविंग कहते हैं। वाई आर मॉलिकुलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर द लाइफ। पर जो हम ये मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, जो इनविजिबल हैं या विजिबल हैं, इनविजिबल भी हैं, वो भी लिविंग ही है। तो ये जो मॉलिकुलर मूवमेंट्स हैं, क्या वो हमारी लाइफ के लिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं? We have seen in earlier classes that living organisms are well organized structure। हमने पिछली क्लासेस में भी ये देखा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं। स्ट्रक्चर्स जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं कि उनका एक एक ऑर्गन है। जैसे कि बनता है ना सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, कि एक सेल से आगे आगे बनता है सब कुछ। तो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। दे कैन हैव टिश्यू। तो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास टिश्यू भी होते हैं, सेल भी होते हैं। आगे जो सेल, सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, बट सेल के भी आगे स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं। उनमें सबसे पहले जो सेल आता है सबसे स्मॉल होता है, उसके अंदर भी स्मॉलेस्ट कंपोनेंट्स होते हैं, उसके भी अंदर स्मॉलर स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट दिस ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ऑर्डर नेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर द टाइम। और जो ये हमारे स्ट्रक्चर्स बने होते हैं ये भी बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट इन पर काम करता है। तो जब इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट इन पर काम करता है तो ये वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो प्रेजेंट हैं वो ब्रेक डाउन होते रहते हैं टाइम टाइम पर। और अगर ये ब्रेक डाउन होते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ज़िंदा रह ही नहीं सकता, नहीं रह सकता ना ज़िंदा। विदाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे ज़िंदा रहेगा, नहीं रहेगा। तो उन्हें फिर से उनकी रिपेयरिंग भी करनी पड़ती है, उन्हें मेंटेन भी करना पड़ता है। समझ रहे हो ना कि जो हमारे अंदर स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम के, वो उनके आगे सेल हैं जो, जिन सेल्स की रिपेयर होने वाली है वो टूटते रहते हैं, और उनका बनना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं बने तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते, हम मर जाएंगे। सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स। तो जो लिविंग क्रिएचर्स हैं उनका अपने सेल्स को, अपने स्ट्रक्चर्स को रिपेयर करना और मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। सिंस ऑल दी स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो ये स्ट्रक्चर्स हैं हमारी बॉडी के अंदर बने हुए, ये मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं। दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स ऑल अराउंड द टाइम, हर एक सेकेंड उन्हें ये मॉलिक्यूल्स को मूव करना ज़रूरी है। तो ज़रूरी है ना इन मॉलिक्यूल्स को मूव करना, तभी हम जिंदा रहेंगे। व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेट अस एक्सप्लोर। अब ये अब ये मेंटेनेंस प्रोसेस क्या है, कि ये मेंटेनेंस होती कैसे है हमारे शरीर के अंदर, हम अब उसके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। तो अब ये लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। The maintenance functions of the living organism must go on even when they are not doing anything particular। कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो फंक्शंस हैं
तो जो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मेंटेनेंस फंक्शन हैं तो वो हर टाइम ज़रूरी हैं। ऐसे नहीं कि हम कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई काम नहीं कर रहा कि तो हमें उसकी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। उसकी मेंटेनेंस की ज़रूरत हमें हर टाइम है, चाहे वो चाहे वो कोई काम भी ना कर रहा हो। इवन व्हेन वी आर सिटिंग जस्ट सिटिंग इन अ क्लास इन अ क्लास इवन इफ़ वी आर जस्ट asleep, हम चाहे अपनी क्लास में बैठे हैं या फिर हम सो रहे हैं, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन, इस मेंटेनेंस के जॉब को अपना काम करना पड़ेगा। द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर कॉल्ड द लाइफ प्रोसेसेस। जो ये सारे प्रोसेस जो ये मेंटेनेंस का काम करते हैं, हमारी बॉडी की मेंटेनेंस करते हैं, जो जो प्रोसेस, उन सब प्रोसेसेस को एक साथ हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। तो अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस, तो उसका आंसर क्या है कि वो सारे प्रोसेसेस टुगेदर जो हमारी बॉडी की मेंटेनेंस करते हैं, मेंटेनेंस जॉब करते हैं, उन्हें हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। लाइफ प्रोसेसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर मेंटेनेंस नहीं होगी तो हमारी लाइफ नहीं होगी, अगर मेंटेनेंस होगी तभी हमारी लाइफ होगी ना। तो इसलिए उन्हें लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं, क्योंकि वो हमारी लाइफ लाइफ बनाते हैं, लाइफ के लिए वो ज़रूरी हैं। Since these maintenance processes are needed to prevent the damage and breakdown, ये जो मेंटेनेंस प्रोसेसेस हैं वो ज़रूरी हैं ताकि हमारा कोई डैमेज ना हो या फिर हमारा कोई ब्रेकडाउन ना हो। तो ये अब हम कितनी देर से पढ़ रहे हैं कि मेंटेनेंस प्रोसेस हमारी बॉडी में ज़रूरी हैं, पर हमारी बॉडी मेंटेनेंस प्रोसेस करेगी किस तरह, उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत भी तो है। तो वो एनर्जी कहाँ कहाँ से आएगी? वो एनर्जी, दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो हम सबको, हर एक इंसान को अपनी अपनी बॉडी के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बॉडी के बाहर से आएगी, क्योंकि अंदर तो नहीं होती हमारी बॉडी की एनर्जी, तो बाहर से ही लेंगे ना हम। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस So there must be a process to transfer a source of energy from outside the body of the organism. So एक ऐसा भी प्रोसेस होना चाहिए ना कि हम जो एनर्जी आउटसाइड से एनर्जी लेनी है वो हमारी बॉडी के अंदर पहुंच सके। तो एक प्रोसेस तो वैसा भी होगा विच वी कॉल द फूड टू द इनसाइड, अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल द न्यूट्रिशन। तो अब उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। जो हम खाना खाते हैं, जो खाना हमारी बॉडी, वो खाना तो बाहर से आया, तो वो खाना बाहर से जो आ रहा है वो हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, तो उस जो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। सो फर्स्ट प्रोसेस तो हमने पढ़ लिया न्यूट्रिशन। आपको याद रखना होगा कि कोई भी हमसे पूछे कि आपने कौन कौन सा प्रोसेस पढ़े, तो फर्स्ट प्रोसेस है न्यूट्रिशन। If the body size of the organism is to grow, additional raw material will also be needed from the outside. अब आगे ये आ गया कि अगर हमारी बॉडी को ग्रो करना है तो उसके लिए भी हमें कोई रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी रॉ मटेरियल बाहर से ही आएगा। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन द कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, सो इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो लाइफ चल रही है वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स से चल रही है। मतलब जो हम खाना खाते हैं वो सब कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होता है, उनमें कार्बन होता है। मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेज आर आल्सो द कार्बन बेस्ड। जो हम खाना खाते हैं या फिर हमारे खाने के सोर्स होते हैं, कोई फ़िश खाता है, कोई मीट, कोई कुछ कुछ भी खाते हैं, कोई हम फ्रूट खाते हैं, वो कार्बन बेस्ड होते हैं। Depending on the complexity of these or carbon sources, different organism can then use different kinds of nutritional processes. कि जो कार्बन प्रोसेस होते हैं, कार्बन सोर्स होते हैं, उनमें कॉम्प्लेक्सिसिटी होती है, तो उन कॉम्प्लेक्सिसिटी पर डिपेंड करते हुए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। द आउटसाइड सोर्स of energy could be quite varied since the environment is not under the control of the individual organism. जो हमारे बाहर का environment है वो हमारे हाथ में तो नहीं है, तो एनर्जी का सोर्स तो बाहर से आएगा ना, तो वो
तो वो डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड टू बी ब्रोकन डाउन और बिल्ट अप इन द बॉडी। तो जो बाहर से सोर्स आया वो हमारे हाथ में तो नहीं है, वो कैसा होगा, वो कम्प्लेक्स भी हो सकता है, वो सिंपल भी हो सकता है। कम्प्लेक्स मतलब कि अगर कम्प्लेक्स होगा तो हमारी बॉडी उसी कम्प्लेक्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकती। तो हमें कई बार होता है ना कि हमें खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो वो कम्प्लेक्स खाना होता है, हम हमें वो हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती। तो वो कम्प्लेक्स खाना जो हम बाहर से खा रहे हैं वो कम्प्लेक्स होता है, तो उसे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में टूटना पड़ेगा पहले, तभी वो डाइजेस्ट होगा एंड फाइनली कन्वर्टेड टू अ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी। और तभी जब वो पहले कॉम्प्लेक्स फूड हमने बाहर से खाया और वो अंदर गया हमारे शरीर के, तो वो सिंपल बना, टूटा तो सिंपलर बना तो हमें डाइजेस्ट हुआ तो हमें उससे एनर्जी मिली। दैट कैन बी यूज फॉर द वेरियस मॉलिकुलर मूवमेंट्स। तो हमें ऊपर वाले पैरे में पढ़ा है कि हमें मॉलिकुलर मूवमेंट्स करनी होती हैं। जो लिविंग बींग्स होते हैं तो मॉलिकुलर मूवमेंट्स करते हैं, विजिबल करते हैं या फिर इनविजिबल करते हैं। तो उन मोमेंट्स को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है, वो पूरी हो गई, नीडेड फॉर द मेंटेनिंग द लिविंग स्ट्रक्चर्स। और वो मॉलिकुलर मूवमेंट्स जो होती हैं वो क्यों होती हैं, लिविंग स्ट्रक्चर्स की मेंटेनेंस के लिए और रिपेयरिंग के लिए, एज वेल एज टू द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स द बॉडी नीड्स टू ग्रो। जैसे कि कोई मॉलिक्यूल्स हैं, वो ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हमें चाहिए ना कि हमारी बॉडी ग्रो हो सके। आगे है, फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन बॉडी आर नेसेसरी। और उसी के साथ साथ हमारी बॉडी में हम बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं। ये आपको बड़ी क्लासेस में आएगा। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन द मॉलिक्यूल्स। जो हमने कम्प्लेक्स फूड खाया था उसे ब्रेक डाउन करना था ना सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, तो हम ये बस आपको याद रखना है कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शंस होते हैं उनमें। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शन बहुत ही हेल्पफुल रिएक्शंस होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं वो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, बॉडी आउटसाइड द बॉडी, बॉडी की हमारी बॉडी से बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं। The process of acquiring the oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food resources for cellular need is what we call the respiration. तो अब ये सेकंड प्रोसेस आ गया रेस्पिरेशन। फर्स्ट प्रोसेस हमने क्या पढ़ा था, न्यूट्रिशन। अब ये सेकंड प्रोसेस है रेस्पिरेशन। तो हमें इसकी भी डेफिनेशन याद करनी है, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। हम अपनी बॉडी से बाहर से ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम अपनी बॉडी से नहीं ले रहे, हम आउटसाइड से ऑक्सीजन ले रहे हैं। फर्स्ट थिंग तो आउटसाइड से हमें ऑक्सीजन लेनी है और उस ऑक्सीजन को हमें यूज़ करना है। जो हमने फूड खाया था उसे हमने ब्रेक डाउन करना था, तो उस फूड सोर्स को ब्रेक डाउन करने के लिए हमने बाहर से ऑक्सीजन ली तो उसकी एनर्जी बनी। एनर्जी हम अपनी नीड्स के लिए, हमें किसी भी कोई भी काम करना है उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए, तो हम अपनी नीड के लिए एनर्जी ली। तो इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, रेस्पिरेशन। तो सेकंड प्रोसेस की डेफिनेशन भी हमें याद हो गई, रेस्पिरेशन। अभी हमें कभी भी कोई कहेगा डिफाइन रेस्पिरेशन तो आपको याद हो जाना चाहिए कि रेस्पिरेशन क्या होता है। इन केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, in case of a single celled organism, no specific organs for taking in food, exchange of gases or removal of waste may be needed. जो ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल मतलब उस पूरे ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल होता है। हम जो ऑर्गेनिज्म हैं हम मल्टी सेलुलर हैं, हमारे अंदर तो मल्टी सेल हैं, मल्टीपल सेल्स हैं। पर एक होता है उसमें सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे अमीबा हम पढ़ते हैं, उसमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होती कि हमें बाहर से फूड खाया तो हम वो कैसे खाएंगे, या फिर हम गैसेस का एक्सचेंज कैसे करेंगे, वेस्ट को रिमूव कैसे करेंगे अपनी बॉडी से। तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं चाहिए भी नहीं होता, बिकॉज द इंटेयर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द इन्वायरमेंट। क्योंकि वो ऑर्गेनिजम्स का सारा सरफेस ही इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में रहता है हर टाइम।
बट हमारा जो ऑर्गेनिज्म हम जैसे हम हैं, हमारा सरफेस नहीं रहता इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में। अमीबा का रहता है, इसलिए उसे ज़रूरत भी नहीं होती इन सब की। बट what happens when the body size of the organism increases and the body design become more complex? पर फिर क्या होगा अगर बॉडी साइज ऑर्गेनिज्म का होता है ना, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा, किसी का साइज़ बड़ा होता है, किसी का और भी बड़ा, जैसे एलिफेंट का साइज़ कितना बड़ा है, तो वो साइज़ अगर हमारा टाइम टाइम से इंक्रीज़ होता जा रहा है और उसका बॉडी का डिज़ाइन भी मोर कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, तो फिर क्या होगा? तो क्या तब भी उसे कोई भी मतलब कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, तब उसे पड़ेगी। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब जब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया तो उसका हर एक पार्ट तो नहीं इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होगा, तो उसे एक स्पेसिफिक ऑर्गन चाहिए ना अपना काम करने के लिए। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो हमारे सेल होते हैं वो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते। दस अ सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द सेल्स। तो अमीबा में तो एक सेल था वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में था, तो वो सारे काम कर रहा था। बट मल्टी सेलुलर में बहुत सारे सेल हैं, हर एक सेल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं हो सकता, तो इसलिए हमें तो स्पेसिफिक ऑर्गन्स की ज़रूरत पड़ेगी। वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ in multicellular organisms various body parts have specialized in the function they perform। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके एक से ज़्यादा सेल होते हैं, उनके बहुत बॉडी पार्ट्स होते हैं जैसे कि स्पेशलाइज्ड होते हैं, मतलब कोई भी बॉडी पार्ट है वो अपना अपना काम करते हैं। जैसे लंग्स हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं, हार्ट अपना काम करता है, हमारे हैंड्स अपना काम करते हैं, सब अपना अपना काम करते हैं। We are familiar with the idea of this specialized tissue and with their organism in the body of the organism। जो ये आइडिया है स्पेशलाइज्ड टिश्यू का, तो स्पेशलाइज्ड टिश्यू भी इसलिए हैं कि टिश्यू भी अपना अपना काम करते हैं। It is therefore not surprising that the uptake of food and of oxygen will also be the function of specialized tissue। कि हमें ये भी सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए सुनकर कि जो हम बॉडी के अंदर फूड लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो भी एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू का काम होता है। अभी तो हमने पढ़ा था ना कि ऑर्गन स्पेशलाइज्ड होते हैं, कि ऑर्गन अपना अपना काम करते हैं, पर नहीं, जो टिश्यू हैं वो भी अपना अपना काम करते हैं। हर एक टिश्यू का अपना अपना काम है। जैसे कुछ टिश्यू होते हैं जो फूड और ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं, वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं। However, this poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organism। अब इसके बाद हमें एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये है कि जो फूड है, ऑक्सीजन है, वो तो हमारी बॉडी के सिर्फ एक पार्ट तक जा रहा है। एक पार्ट तक जा रहा है ना, जैसे हम फूड खाते हैं तो वो सिर्फ हमारी बॉडी के एक पार्ट तक जा रहा है। ऐसे नहीं है कि हम फूड खाया और डायरेक्टली वो हमारे सभी बॉडी पार्ट्स तक पहुंच गया, हमने ऑक्सीजन ली और वो हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंच गया। नहीं, ऐसा नहीं होता, वो उसका भी कोई प्रोसेस है। तो हम इसके बाद थर्ड प्रोसेस पढ़ेंगे। वाइल ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी नीड दैम। पर यही कह रहे हैं ना कि फूड और ऑक्सीजन एक पार्ट तक पहुंचता है, बट बॉडी के सभी पार्ट्स को उसकी ज़रूरत होती है। तो ये कैसे होता है? फूड और ऑक्सीजन सभी पार्ट्स के साथ कैसे पहुंचते हैं? सभी पार्ट्स के पास कैसे पहुंचते हैं? दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ नीड फॉर अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर कैरिंग द फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी। अब ये सिचुएशन बन गई है। सिचुएशन क्या है कि एक नीड है हमें एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मतलब जैसे बस होती है, हमारे यहाँ आती है बस, तो हमें जहाँ तक हमने जाना है हमें ले जाती है, वैसे ही उसे कहते हैं ना हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ऐसे ही हमारी बॉडी को एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत है कि जो हमने फूड और ऑक्सीजन ली वो हमारे एक ही पार्ट तक आई, बट हमें सभी बॉडी में चाहिए वो। तो सारी बॉडी में वो कैसे पहुंचेगी? उसके लिए हमें एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। व्हेन केमिकल व्हेन केमिकल रिएक्शन यूज द कार्बन, तो इसमें क्या है
अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में आ गए। व्हेन केमिकल रिएक्शंस यूज द कार्बन सोर्स एंड द ऑक्सीजन फॉर द एनर्जी जनरेशन, जो ये हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होते हैं उन वो कार्बन का सोर्स और ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं एनर्जी की जनरेशन करने के लिए। ओके, एनर्जी के जनरेशन करने के लिए कार्बन और ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट दैट आर नॉट ओनली यूजलेस that are not only useless for the cells of body but could even be harmful। तो ये क्या हुआ, हमने एनर्जी ली अपने फूड से, पर जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो क्या करते हैं, वो कार्बन और ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं एनर्जी की जनरेशन के लिए। पर वो जो बाय प्रोडक्ट, जो उस रिएक्शन का प्रोडक्ट निकलता है वो एक तो यूज़लेस होता है बिल्कुल, और हमारी बॉडी के लिए वो हार्मफुल होता है। दिस वेस्ट बाय प्रोडक्ट आर देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो ये वेस्ट हुआ, हमारे लिए हार्मफुल है तो वेस्ट ही है हमारे लिए। तो ये वेस्ट है, अब हमारी बॉडी से निकलना भी चाहिए एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड बाय प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीजन। तो ये अब हमारे पास फोर्थ प्रोसेस आ गया। तो ये जो वेस्ट हमारी बॉडी को नहीं चाहिए तो हमने वो बाहर भी निकालना है, बाहर डिस्कार्ड करना है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एक्सक्रीजन। अगेन इफ़ द बेसिक रूल्स फॉर द बॉडी डिजाइंड इन designed in multicellular organisms are followed, a specialized tissue for excretion will be developed। तो इसका क्या मतलब है कि एक्सक्रीजन के लिए भी हमें अब स्पेशलाइज्ड टिश्यू की ज़रूरत होगी, विच मीन्स दैट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम शुड बी will need to transport waste away from the cell to this excretory tissue। तो हमें जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था वो ये वेस्ट को ट्रांसपोर्ट कर देगा एक्सक्रीटरी टिश्यू तक। एक जो टिश्यू था वो अपने एक हमारा जो हमने फूड खाया, वो एक पार्ट तक पहुंच गया, तो उस पार्ट से बाकी बॉडी के सारे पार्ट्स तक फूड जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से। वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक टिश्यू कर रहा है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू। और एक हमने अब पढ़ा कि प्रोसेस एक्सक्रीजन भी होगा। तो एक्सक्रीजन को कौन करेगा, एक्सक्रीजन को भी एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू करेगा। पर जो वेस्ट बॉडी में है वो वेस्ट एक्सक्रीजन टिश्यू तक पहुंचेगा कैसे, उसे ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू वहाँ तक पहुंचाएगा। Let us consider these various processes so essential to maintain life one by one। हमने अब जो 4-5 ये प्रोसेस पढ़े हैं, अब हम उन्हें डिटेल में पढ़ेंगे अगली वाली वीडियो में, पार्ट 2 वाली वीडियो में। ओके, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हुई तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके भी बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।